हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एंड वेलकम वंस अगेन इन द चैनल फॉर पॉलिटिकल साइंस। मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस, श्री गोविंद गुरु गवर्नमेंट कॉलेज बांसवाड़ा। आज जिस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे, जैसा कि हमने इससे पूर्व वाले वीडियो व्याख्यान में अगस्त प्रस्ताव के ऊपर बात की थी, और उस वीडियो में हमने इस बात का जिक्र किया था कि आगामी व्याख्यान में हम लोग क्रिप्स मिशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि संविधान निर्मात्री सभा तक पहुंचने से पहले 3 जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थीं, जिसमें अगस्त प्रपोजल जिसकी हम बात कर चुके हैं, क्रिप्स मिशन एंड द फर्दर कैबिनेट मिशन जिसके आधार पर भारत की संविधान सभा की स्थापना की गई, उसके बारे में, इन तीनों ही घटनाओं के बारे में चर्चा करना हमने महत्वपूर्ण समझा, ताकि संविधान सभा के निर्माण की कहानी को, उसकी निर्मात्री संस्था की कहानी को पूरी तरह से समझा जा सके। तो इसी कड़ी में आज हम जिस विषय के ऊपर बात करेंगे वो है क्रिप्स मिशन। जी हाँ, क्रिप्स मिशन एक भारत के संवैधानिक विकास में काफ़ी महत्व रखता है, और इस चीज़ की जानकारी होना आवश्यक है कि क्रिप्स मिशन भारत में क्यों आया, उसके पीछे ब्रिटिश हुकूमत के क्या मंशाएं थीं, और इस क्रिप्स मिशन में क्या क्या ऐसे प्रावधान थे, क्या क्या ऐसे प्रपोजल्स थे जो कि उस समय के भारतीय नेताओं, कांग्रेस और भारत के समक्ष रखे गए, और इनका क्या परिणाम निकला, और साथ ही साथ तात्कालिक जो राजनीतिक नेतृत्व था उनके द्वारा इन प्रस्तावों पर किस तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त की गई। इन सब चीज़ों की जानकारी आज हम विस्तार से इस लेक्चर के माध्यम से प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो विदाउट डूइंग एनी डिले, लेट्स गो डायरेक्टली टू द स्लाइड शो, जिसमें हम स्लाइड बाय स्लाइड क्रिप्स मिशन को विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल के द्वारा ब्रिटिश संसद सदस्य तथा मजदूर नेता स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में भारत भेजा गया था, जिसका उद्देश्य भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करना था। हालांकि इस मिशन का वास्तविक उद्देश्य अगर देखा जाए तो युद्ध में भारतीयों की सहायता प्रदान करने के लिए उनको बहलाना था, उनको फुसलाना था। अब सर क्रिप्स जो हैं वो ब्रिटिश युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य भी थे, और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सक्रियता से समर्थन किया था। कांग्रेस की ओर से क्रिप्स मिशन के प्रावधानों पर चर्चा करने के लिए जवाहरलाल नेहरू तथा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को विचार विमर्श हेतु कांग्रेस के द्वारा अधिकृत किया गया था। तो विशेष प्रावधान देखने से पूर्व आइए हम इस चीज़ को देख लेते हैं कि क्रिप्स मिशन भारत में क्यों भेजा गया था। इस बात की जानकारी भी यहाँ पर हमें लेना आवश्यक है। जैसा कि आपको विदित है कि क्रिप्स मिशन भेजने के प्रमुख कारण में से एक जो महत्वपूर्ण था कि भारत को युद्ध में सहायता के लिए फुसलाना, यानी कि युद्ध में भारत से सहायता प्राप्त करना, इसका एक प्रमुख उद्देश्य था। लेकिन साथ ही साथ कुछ अन्य उद्देश्य भी थे, आइए उनको देख लेते हैं। जहां एक और दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटेन को करारी हार का सामना करना पड़ा, वहीं दूसरी ओर भारत पर जापान के आक्रमण का भय जो है दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में यहाँ पर चर्चा हो रही है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आपको विदित है कि जापान भारत के पूर्वी सीमा तक नज़दीक आ गया था, और ऐसी स्थिति में खतरा इस बात को लेकर मंडरा रहा था कि जिस तरह से जापान एक के बाद एक ब्रिटिश औपनिवेशों पर विजय प्राप्त करता जा रहा था, ब्रिटिश हुकूमत से उन्हें छीनता जा रहा था, तो ब्रिटेन को ये खतरा महसूस होने लगा था कि आज ना कल जापान भारत पर भी हमला करेगा, और भारत के ऊपर जो ब्रिटेन की सत्ता है वो समाप्त हो जाएगी, और भारत का आधिपत्य जापान के हाथों में चला जाएगा। इसी खतरे के मद्देनज़र ब्रिटेन काफ़ी चिंतित था, और उसके जो मित्र राष्ट्र थे जैसे कि अमेरिका, उनका काफ़ी दबाव उस पर था कि वो युद्ध में भारतीयों की सहायता ले, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत ने अपने युद्ध के अनुभव द्वारा इस बात को जान लिया था कि जहाँ जहाँ जिन उपनिवेशों में
ब्रिटिश हुकूमत के प्रति सहानुभूति का अभाव था, उनके प्रति घृणा और विरोध का वातावरण था, वहाँ ब्रिटिश सेना को हार का सामना करना पड़ा था। और ऐसी स्थिति और ऐसी परिस्थिति को वो भारत में दोहराना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्हें भारत के समर्थन की आवश्यकता पड़ रही थी। किंतु तात्कालिक भारत में जो परिस्थितियां थी उसमें भारत से समर्थन की उन्हें कोई उम्मीद दिखाई दे नहीं रही थी। तो उन परिस्थितियों में कुछ ना कुछ ऐसे प्रपोजल्स भारत के समक्ष रखना या भारतीय राजनेताओं के समक्ष रखना आवश्यक हो गया था, ताकि युद्ध में उनकी सहायता ली जा सके। दूसरे बिंदु की बात करते हैं। ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों अमेरिका है, सोवियत संघ और चीन की ओर से लगातार दबाव डाला जा रहा था कि वो भारत का समर्थन युद्ध में प्राप्त करे। तीसरे बिंदु की चर्चा करते हैं कि भारतीयों ने इस शर्त पर मित्र राष्ट्रों को समर्थन देना स्वीकार कर लिया था कि भारत को ठोस जो है उत्तरदायी त्वरित सत्ता का हस्तांतरण दिया जाए। इस बात को लेकर एक ठोस प्रावधान की अपेक्षा भारत के द्वारा की जा रही थी और कहीं ना कहीं इसमें इस चीज़ का भी उल्लेख था कि युद्ध उपरांत भारत को पूर्ण आज़ादी देने का वचन भी इसमें दिया जाए। तो इन चीज़ों को देखते हुए क्रिप्स मिशन को भारत में भेजा गया था। अब देखिए, हम इस चीज़ को देख लेते हैं कि क्रिप्स मिशन के भारत के संदर्भ में क्या ऐसे प्रावधान थे, क्या प्रपोजल्स क्रिप्स मिशन में हमें देखने को मिलते हैं। इस चीज़ को हम देख लेते हैं। क्रिप्स मिशन के मुख्य जो प्रावधान थे वो निम्नानुसार थे। डोमिनियन राज्य के दर्जे के साथ एक भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। आपको विदित है कि 1935 के अधिनियम के माध्यम से भी एक संघ की स्थापना का प्रावधान, जिसमें कि ब्रिटिश प्रांतों की अनिवार्यता के साथ साथ देशी राज्यों के स्वैच्छिक स्वीकार्यता का प्रावधान किया गया था। उसी चीज़ को यहाँ पर दोहराते हुए ये कहा गया कि डोमिनियन राज्य के दर्जे के साथ, यानी कि एक औपनिवेशिक राज्य के दर्जे के साथ भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी और यह संघ राष्ट्रमंडल के साथ अपने संबंधों के निर्धारण में स्वतंत्र होगा और संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों और संस्थाओं में अपनी भूमिका को खुद निर्धारित करेगा। तो राष्ट्रमंडल से तात्पर्य है कि वो राज्य जो कि ब्रिटिश उपनिवेश का हिस्सा रहे थे, कभी ना कभी उनके ऊपर ब्रिटेन का आधिपत्य रहा था, तो ऐसे राष्ट्रों के जो समूह है उसको कि हम राष्ट्रमंडल के नाम से जानते हैं। तो उस संदर्भ में यहाँ पर ये कहा गया था। और आरंभ में जिस समय कि भारत को डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी, उस समय जो 6 ब्रिटिश उपनिवेश थे, जो कि ज़्यादातर जहाँ पर गोरे लोगों का ही शासन था, उनको डोमिनियन स्टेटस का दर्जा प्राप्त था और वही राष्ट्रमंडल के सदस्य भी थे। तो इस क्रिप्स मिशन में भी ये आश्वासन भारत को दिया गया था, ये प्रावधान रखा गया था कि भारत को राष्ट्रमंडल के साथ सम्मिलित कर लिया जाएगा और उसके साथ उनके संबंध निर्धारण भी वो स्वतंत्र रूप से कर सकेगा। साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ और अंतर्राष्ट्रीय निकाय संस्थाओं की भूमिका के बारे में भी बात इसमें की गई थी। अब द्वितीय बिंदु की बात कर लेते हैं कि युद्ध की समाप्ति के पश्चात नए संविधान के निर्माण हेतु संविधान निर्मात्री परिषद का गठन किया जाएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ थी और जिसकी मांग निरंतर भारतीयों के द्वारा की जा रही थी कि भारत पर शासन करने के नियमों का निर्धारण, यानी कि संविधान का निर्धारण भारतीयों के द्वारा ही होना चाहिए। संविधान का निर्माण भारत के लिए भारतीयों के माध्यम से ही होना चाहिए। ये काफ़ी लगातार मांग भारतीय और जनमानस की ओर से कांग्रेस के नेताओं के माध्यम से की जाती रही थी। और इसका गठन किस तरीके से किया जाएगा, इस बारे में ये प्रावधान में रखा गया कि इसके जो सदस्य थे वो प्रांतीय विधायिका के द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे तथा कुछ देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व करने के लिए राजाओं के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। तीसरे बिंदु की बात करते हैं, जिसका जो कि मुख्य प्रावधान के तौर पे यहाँ पे अंकित है कि ब्रिटिश सरकार संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा बनाए गए संविधान को अग्रलिखित शर्तों के अधीन स्वीकार करेगा। यानी कि कुछ राइडर्स, कुछ कंडीशंस भारतीयों के द्वारा संविधान निर्माण के पश्चात भी इसमें लगा दी गई कि किन परिस्थितियों में या किन शर्तों के अधीन ही ब्रिटिश हुकूमत इस भारतीय निर्मात्री परिषद द्वारा बनाए गए संविधान को स्वीकार करेगी। तो इसमें पहली जो बात कही गई वो ये थी कि संविधान
निर्मात्री परिषद के द्वारा निर्मित संविधान को जिन प्रांतों को स्वीकार नहीं होगा वे भारतीय संघ से पृथक होने के अधिकारी होंगे। तो ये काफ़ी एक जटिल सी बात यहाँ पर प्रावधान रख दिया गया और कहीं ना कहीं इस प्रावधान में इस संघ की असफलता के बीज भी छुपे हुए हैं कि संविधान निर्मात्री परिषद के द्वारा जो संविधान निर्मित होगा वो प्रांतों को अनिवार्य रूप से स्वीकार करना नहीं होगा, बल्कि एक तरह से एक स्वैच्छिक बना दिया गया है कि जिन प्रांतों को स्वीकार नहीं होगा वो भारतीय संघ से पृथक होने के अधिकारी होंगे और पृथक होने वाले प्रांतों को अपना पृथक संविधान बनाने का अधिकार होगा। और इसी तरीके की बात देशी रियासतों के संदर्भ में भी की गई। तो यहीं से इस पहले प्रावधान से ही इस बात के संकेत मिलते हैं कि जो योजना क्रिप्स मिशन के माध्यम से प्रस्तुत की जा रही थी उसकी असफलता तय थी। उसमें मूलभूत रूप से संरचनात्मक त्रुटियां यहाँ पर हमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं। दूसरे प्रावधान की बात करेंगे या दूसरी शर्त की बात करेंगे जो कि ब्रितानी हुकूमत ने रखी थी कि जिस संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा जो संविधान बनाया जाएगा उसको किस आधार पर स्वीकार किया जाएगा। पहली शर्त की हमने चर्चा की। दूसरी शर्त की बात करेंगे कि नवगठित संविधान निर्मात्री परिषद तथा ब्रिटिश सरकार सत्ता के हस्तांतरण तथा प्रजातीय तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के मुद्दे को आपसी समझौते के द्वारा हल करेंगे। तो ये तात्कालिक भारत की राजनीतिक परिस्थितियों में एक जटिल समस्या के रूप में उभर रही थी, जिसमें कि अल्पसंख्यकों के हितों की बात लगातार रखी जा रही थी। और इस स्थिति में जो मुस्लिम समुदाय था जो कि कांग्रेस की नीतियों पर अविश्वास करता था, उसके लिए उन्होंने यहाँ पर ये एक प्रावधान रख दिया कि प्रजातीय तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के मुद्दे को आपसी समझौते द्वारा हल करेंगे। और यह हल करना इतना आसान नहीं था। तो यहीं से कहीं ना कहीं क्रिप्स मिशन के जो प्रस्ताव है वो हमें खोखले दिखाई देते हैं, क्योंकि उसमें ऐसी कंडीशंस रख दी गई थी जिसको एक समय अवधि के अंतर्गत हल कर पाना या उस कंडीशन तक पहुंच पाना मुश्किल था। अगली कंडीशन की बात करेंगे कि उक्त व्यवस्था के होने तक तथा भारत के सुरक्षा संबंधी दायित्वों का निर्वहन ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा किया जाएगा और देश की सुरक्षा का नियंत्रण एवं निर्देशन भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा गवर्नर जनरल की शक्तियों के माध्यम से किया जाएगा। और गवर्नर जनरल की जो पूर्ववर्ती शक्तियां थी भारत के राजव्यवस्था के संदर्भ में वो यथावत बनी रहेंगी। ये भी यहाँ पर अंकित स्पष्ट रूप से एक शर्तों के रूप में कर दिया गया था। अब ये जो प्रस्ताव था ये इससे पहले वाले प्रस्तावों से या देखा जाए तो अगस्त प्रस्ताव से किस तरीके से पृथक था, क्योंकि इस डोमिनियन स्टेट की बात अगस्त प्रपोजल में भी कही गई थी। तो इस प्रस्ताव और उन प्रस्तावों में क्या मुख्य रूप से भिन्नता हमें दिखाई देती है, उस चीज़ को यहाँ पर थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव इसके पूर्ववर्ती प्रस्तावों से अनेक अर्थों में भिन्न थे। क्या वो भिन्नताएं थी कि संविधान निर्माण का अधिकार अब वास्तविक तौर से भारतीयों के हाथों में देने की बात की गई थी। दूसरा, संविधान निर्मात्री सभा के गठन हेतु एक ठोस योजना क्रिप्स मिशन में हमें दिखाई देती है, क्योंकि इसमें प्रावधान किया गया था कि सदस्यों का जो चुनाव है वो प्रांतीय विधान परिषदों या विधान पालिकाओं के द्वारा किया जाएगा और देशी रियासतों के जो प्रतिनिधि होंगे वो वहाँ के राजाओं के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। तो यहाँ पर एक ठोस स्ट्रक्चर या प्रोविज़न हमें दिखाई पड़ता है। बात करेंगे तीसरे भिन्नता की कि प्रांतों को अपना पृथक संविधान बनाने का स्पष्ट विकल्प दिया गया था और यह व्यवस्था अप्रत्यक्ष रूप से भारत के विभाजन को सुनिश्चित करती थी। ये आगे चल के हमने कालांतर में भी पाकिस्तान के रूप में देखा, तो ये काफ़ी हमें हद तक सही प्रतीत होता है। और बिंदु 4 जो है, जो एक भिन्नता का आधार हमारे समक्ष रखता है कि स्वतंत्र भारत के लिए यह अधिकार सुनिश्चित किया गया था कि उसे राष्ट्रमंडल से पृथक होने का अधिकार होगा। ये बाद में कैबिनेट मिशन में भी और आगे चल के 1947 के एक्ट में भी हमें दिखाई देता है। पांचवा जो भिन्नता थी कि भारतीयों को प्रशासन में भागीदारी का भरपूर अवसर प्रदान किया जाना भी सुनिश्चित इस क्रिप्स मिशन में किया गया था। तो ये कुछ भिन्नताएं हमें पिछले वाले प्रावधानों से, पिछले वाले प्रपोजल से दिखाई देती हैं। इतना सब कुछ होते हुए भी क्रिप्स मिशन को असफलता ही हाथ लगी, इसे स्वीकार नहीं किया गया। तो इसकी असफलता के पीछे क्या कारण थे, उनको भी देखना निश्चित रूप से आवश्यक है। तो
क्रिप्स मिशन की असफलता के पीछे जो कारण थे उनको हम अगले वीडियो व्याख्यान के लिए सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि एक साथ लंबा वीडियो लेक्चर जो है वो कई बार विद्यार्थियों के लिए बोझिल बन जाता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगला जो वीडियो व्याख्यान होगा जिसमें हम क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण देखने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ में गांधी जी और नेहरू जो थे उनके विचारों का भी जायजा लेंगे कि क्रिप्स मिशन के बारे में उनके विचार क्या थे, उन्होंने किस रूप में क्रिप्स मिशन को देखा था और उसमें क्या ऐसी कमियां थी जिसकी वजह से क्रिप्स मिशन भारत में असफलता को साथ लेकर वापस ब्रिटेन गया। इन सभी चीज़ों का जायजा हम अगले वीडियो व्याख्यान में लेंगे। तब तक आप सभी का दिन शुभ हो और वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आप अपने अध्ययन के लिए लगातार हमारे इस YouTube चैनल से जुड़े रहेंगे और हमारे जो आप तक कंटेंट पहुंचाने के जो प्रयास है उसमें निश्चित रूप से सफलता आप ही के हाथों में है और आप ही के सहयोग से हम इस शिक्षण प्रणाली को आगे लेकर चलेंगे। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपका समय शुभ हो। मिलते हैं बहुत जल्दी ही अगले वीडियो में जिसमें हम चर्चा करेंगे क्रिप्स मिशन के असफलता के कारणों की और गांधी जी नेहरू जी की क्रिप्स मिशन के बारे में विचारों की भी हम बात अगले व्याख्यान में करेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।